दोस्तों, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, और दृढ़ विश्वास इसलिए है क्योंकि ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग प्रसन्न हों, स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से कर रहे हों। देखिए, एक बात कही जाती है, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि अगर आप स्वस्थ हैं तो हजार नेमतों के बराबर है ये। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप पढ़ाई भी अच्छी करेंगे, है ना? एक बात तो आपने सुनी है ना, हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ रहिएगा दोस्तों, बीमार मत पड़िएगा, और स्वस्थ रहना आपके हाथ में है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें पता होता है कि हमने क्या गलती की है। तो आपको कोई गलती नहीं करनी है, आपको स्वस्थ रखना है अपने आप को, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। और जब मन आपका प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, तो आपका पढ़ने में दिल लगता है। और जब दिल लगा करके पढ़ेंगे दोस्तों, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए समर्पित है ये चैनल दोस्तों, और रेलवे भर्ती बोर्ड की ढेर सारी परीक्षाएं, जैसे कि आरआरबी का एनटीपीसी है, जूनियर इंजीनियर है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, असिस्टेंट लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ का कांस्टेबल और एसआई है दोस्तों। इन सभी परीक्षाओं के लिए हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। आपके लिए साइंस के वीडियो लेकर के मैं बीच बीच में आ रहा हूं दोस्तों, और आगे भी आपके साथ बना रहूंगा। आप विश्वास कीजिए। आज रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के कुछ सवाल लेकर के हाजिर हूं दोस्तों। केमिस्ट्री में बड़ा ही रोचक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, उसका नाम है गैसीय नियम। अंग्रेजी में कहते हैं गैसियस लॉज या गैस लॉज। तो गैसीय नियम या गैसियस लॉज के बारे में आज बात करते हैं दोस्तों। गैस क्या है? संसार में या पूरे ब्रह्मांड में दोस्तों जो पदार्थ पाया जाता है, पदार्थ की 5 अवस्थाएं आप लोगों ने पढ़ी हैं, है ना? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। तो दोस्तों, जो आपके पास 5 अवस्थाएं हैं, उनमें जो गैसियस अवस्था है या गैसीय अवस्था है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो गैस होती है दोस्तों, उसके अणु दूर दूर होते हैं, और जिस बर्तन में रखी जाती है उस बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं, उस आपस में भी टकराते हैं और ब्राउनियन गति करते रहते हैं। गैसों का दोस्तों विसरण का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। विसरण मतलब डिफ्यूज़न। जैसे आप किसी बंद कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू बड़ी तेजी से फैलती है ना? एक बात आप लोगों ने सुनी होगी, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इसमें इश्क का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, इश्क मतलब आप लोग तो करते भी हैं, और मुश्क का मतलब होता है दोस्तों सुगंध या खुशबू, है ना? तो इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो गई तो आप छुपा नहीं पाएंगे। और अगर आप कहीं खुशबू आ रही हो, जैसे पड़ोसी के घर में सूजी का हलवा बन रहा हो, तो सूजी जब वो भून रहे होते हैं कढ़ाई में, तो उसकी स्मेल आसपास के कई घरों तक पहुंच जाती है, और पड़ोसी भी आ जाते हैं कि भाभी जी थोड़ा सा हमारा भी ख्याल रखिए, है ना? तो खुशबू छुपाई नहीं जाती दोस्तों, छुपा सकते भी नहीं है। तो बात कहाँ तक पहुंची थी? गैसों के बारे में। तो गैस क्या होती है दोस्तों? द्रव की एक ऐसी अवस्था होती है गैस जिसकी विसरण दर ज्यादा होती है, उसके अणु दूर दूर होते हैं, पास पास नहीं होते हैं, और गैसों का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे दोस्तों, गैसों से संबंधित कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो जो गैसों से संबंधित नियम है दोस्तों, उसको गैसीय नियम कहा जाता है, और पहला नियम जो हम लोग पढ़ेंगे उसे कहा जाता है चार्ल्स साहब का नियम या चार्ल्स लॉ। आइए देखते हैं चार्ल्स साहब ने क्या कहा था दोस्तों।
उनको कहा जाता है जे चार्ल्स। क्या नाम है पूरा उनका? जे चार्ल्स, CHARLE, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा लीजिए दोस्तों। तो जे चार्ल्स साहब ने जो थ्योरी पेश करी हुई है, तो उन्हीं के नाम पर इसको चार्ल्स का नियम कहा जाता है। ठीक है। और एक सज्जन है जिनको रॉबर्ट बॉयल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रॉबर्ट बॉयल, BOYLE। तो इनके नाम पर जो लॉ पढ़ते हैं उसको बॉयल्स लॉ कहते हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, ये भी पढ़ते हैं हम लोग। और क्या पढ़ते हैं दोस्तों? ग्राहम का विसरण नियम। मिस्टर ग्राहम ने गैसों के विसरण से संबंधित नियम पेश किया, उसको भी पढ़ते हैं। और डाल्टन साहब का आंशिक दाब का नियम, है ना। इतनी बातें हम लोग पढ़ते हैं और एक एक करके इन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। दोस्तों आप बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं, बिल्कुल आराम से चलिए। हम आपको एक एक बात रिलैक्स होकर के बिल्कुल प्यार से समझाने वाले हैं। और ये मान के चलिएगा कि अगर आपको रसायन विज्ञान में गैसीय नियम समझ में नहीं आया था तो आज यकीनन समझ में आने वाला है। कहीं मत जाइएगा दोस्तों। देखिए बॉयल साहब का कहना क्या है। रॉबर्ट बॉयल क्या कहते हैं? रॉबर्ट बॉयल दोस्तों, उनका कहना है कि किसी बर्तन में, किसी सिलेंडर में ऐसे कोई गैस भरी हुई है और मान लीजिए कि गैस भर करके आपने यहाँ पे बंद कर दिया यूं, और जब बंद कर दिया तो कोई आपने यहाँ पे क्या किया है? पिस्टन लगा दिया। ठीक है। इस पिस्टन को दबाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर इसका बढ़ेगा, आयतन घटेगा। आयतन घटेगा मतलब छोटा हो जाएगा आयतन, और प्रेशर, दबाव बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो दोस्तों यही जो आपने देखा अभी अभी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, P का मतलब प्रेशर, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, आयतन घट जाता है। इसी को तो रॉबर्ट बॉयल साहब ने कहा था। बॉयल साहब ने क्या कहा था? बॉयल साहब ने कहा था कि टेम्परेचर को स्थिर कर दें। क्या कर दें? टेम्परेचर को स्थिर, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बात दोबारा कह रहा हूं, आप आराम से सुनिएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। और अगर व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आप लिखेंगे कैसे? आप ऐसे लिखिएगा, जो P है दोस्तों और जो V है दोस्तों, वो क्या होगा? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा, कोई कांस्टेंट ले आइए, कांस्टेंट लाएंगे तो K/V लिख दिया आपने, तिरछा गुणा कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या हो जाएगा? यह PV = K। इसी को बॉयल का नियम कहते हैं। PV बराबर कांस्टेंट, इतना याद रखिएगा। अगर आप यहाँ पे 1 लिख दें और यहाँ पे 1 लिख दें तब भी बॉयल का नियम सत्य है, P1 V1 बराबर कांस्टेंट। और अगर आप यहाँ पे 2 लिख देते, P2 V2, तब भी कांस्टेंट होगा दोस्तों। इसका मतलब क्या निकला कि अगर आप प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, मगर दोनों का गुणनफल स्थिर रहेगा, दोनों का गुणनफल कांस्टेंट होगा दोस्तों। तो P1 V1 बराबर K आप देख पा रहे हैं, P2 V2 बराबर K देख रहे हैं। इसको लिखा कैसे जाएगा दोस्तों? आप मैथमेटिक्स की भाषा में, गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे? P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3 बराबर P4 V4 बराबर कांस्टेंट। 2 ही बार लिखने के लिए पर्याप्त है दोस्तों। आपने क्या करना है? P1 V1 बराबर P2 V2 इतना लिख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। अब इस पे आधारित न्यूमेरिकल
खूब आते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी परीक्षाओं में, चाहे वो एनटीपीसी का इम्तहान हो, चाहे जूनियर इंजीनियर का इम्तहान हो, या सहायक लोको पायलट हो, या सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो, सभी परीक्षाओं में दोस्तों इस पे आधारित सवाल P1 V1 बराबर P2 V2 यानी कि बॉयल्स लॉ पे आधारित सवाल आएंगे। कैसे आएंगे? कह दिया जाएगा सवाल में टेम्परेचर स्थिर है, और जैसे ही कहा जाएगा कि स्थिर ताप, आप समझ जाइएगा कि बॉयल के नियम की बात की जा रही है। और कौन सा सूत्र आप इस्तेमाल करने वाले हैं? P1 V1 बराबर P2 V2, यह बात ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। P1 दिया रहेगा, V1 दिया रहेगा, P2 दिया रहेगा, कह देगा V2 बताओ। इन चार में से कोई तीन दिया रहेगा और चौथी के बारे में पूछ लिया जाएगा और आपको कोई समस्या नहीं होगी, है ना। बस यह ध्यान रखिएगा कि जो गैसीय नियम है दोस्तों, ये आदर्श गैस के ऊपर लागू होते हैं, और जो आदर्श गैस की बात हो रही है उसमें एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। वो टर्मिनोलॉजी क्या है दोस्तों? एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है साधारण ताप और दाब पर, या उसी को अंग्रेजी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कह के बुलाया जाता है दोस्तों, मानक ताप और दाब पर, है ना। तो मानक ताप मानक दाब होता क्या है? व्हाट इज एसटीपी? उसी को एनटीपी भी कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। दोनों में अंतर नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर सवाल में लिखा हुआ है एसटीपी पर, मानक ताप और दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन ये है, टेम्परेचर ये है, वॉल्यूम ये है, तो आप समझ जाइएगा कि क्या कहा जा रहा है। तो बॉयल साहब ने सवाल लगाने के लिए जो बोला है P1 V1 बराबर P2 V2, आप लगा लेंगे, है ना। अब हम कहाँ थे दोस्तों? एसटीपी के बारे में बात हो रही थी। एसटीपी क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला था। देखिए, एसटीपी ये होता है दोस्तों कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर 0 के, अगर केल्विन में टेम्परेचर को नापा जा रहा है तो 0 केल्विन, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहा जाएगा। इसको डिग्री सेल्सियस में नापेंगे तो 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये क्या है? क्या है दोस्तों ये? माफ करिएगा, उल्टा लिख दिया मैंने। अगर 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, इसको केल्विन में नापेंगे तो 273 केल्विन, ये हो जाएगा दोस्तों। और आपको सवाल लगाते समय टेम्परेचर को केल्विन में ही रखना है, टेम्परेचर को केल्विन में ही इस्तेमाल करना है। अब कहा जा रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में दोस्तों टेम्परेचर तो समझ गए कि 273 केल्विन हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि आपके पास कह दिया जाए 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, तो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर दिया हुआ है दोस्तों, तो उसे आप केल्विन में बदल करके तब सवाल लगाइएगा। कैसे बदलेंगे 27 को? ये जो 27 दिया हुआ है इसमें 273 को जोड़ लीजिएगा। जैसे ही 27 में 273 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 300 केल्विन। अब आप सवाल लगाएंगे तो मिस्टेक नहीं होगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये होता है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, तो स्टैंडर्ड प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। मानक दाब, मानक दाब क्या होता है? पारे के 760 मिलीमीटर दाब के बराबर, या 76 सेंटीमीटर दाब के बराबर। देखिए ये है 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर। इसको मिलीमीटर में अगर लिखना हो तो 760 mm ऐसे लिखिएगा। ये स्टैंडर्ड प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप मिलीमीटर में ही कैलकुलेशन कीजिएगा। क्लियर? इसका मतलब समझा करके तब आगे बढ़ता हूं, घबराइएगा नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके साथ बने हुए हैं। ये जो दाब होता है दोस्तों, आप कहेंगे दाब को तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर में लिखा जाता था, भौतिक विज्ञान में यही पढ़ाया है आपने, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर को हम लोग ऐसे लिखते हैं दोस्तों, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यहां पे प्रेशर को मिलीमीटर में लिखने का क्या अर्थ है? ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी, ये सवाल आप पूछेंगे, जरूर पूछेंगे दोस्तों। तो प्रेशर को मिलीमीटर में क्यों लिखा जा रहा है ये मैं आपको शेयर कर लेता हूं दोस्तों, बिल्कुल शेयर करना चाहिए। गौर से देखिएगा,
एक दाब होता है जिसको हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या होता है? वायुमंडल का दाब। वायुमंडल का दाब कैसा होता है? हम जहां रहते हैं दोस्तों वो पृथ्वी के वायुमंडल में हम लोग रहते हैं। ये पृथ्वी है आपकी अर्थ, तो अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ के सराउंडिंग में चारों तरफ जो वायु का एक गोल घेरा है उसे वायुमंडल कहते हैं। उसी में हम लोग सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं। ठीक है। अब पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है और बड़ी तगड़ी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। यहां पे आप रह रहे हैं, ऊपर जो दोस्तों आपके पास ये वायु है, ये वायु है, वायु का जो घेरा है ऊपर, इस वायु के घेरे की बात हो रही है। यह आपके सिर पर, आपके पैर पर दबाव डालेगा। क्यों डालेगा? इसलिए दबाव डालेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति वायु को भी तो नीचे खींचेगी, बिल्कुल खींचेगी। आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके सिर पे एक लकड़ी का गट्ठर रखा हो, तो वह लकड़ी का गट्ठर आपके सिर पे दबाव डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? क्योंकि धरती माता उसको खींच रही हैं और आप रास्ते में पड़ रहे हैं, तो आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है। इसी प्रकार से आपके सिर के ऊपर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक करीब करीब जो हवा है, जो धूल है, जो डस्ट है, जो जलवाष्प है, कुल मिलाकर के जो वायुमंडल है, उसका बड़ा भारी बोझ आपके सिर पर है। और आप उस बोझ को जीवन पर्यंत, जब से पैदा हुए हैं और जब मरेंगे तब तक उठाए रखते हैं, ढोते रहते हैं इस बोझ को। लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हम इतना बड़ा बोझ लेकर के जी रहे हैं, है ना? क्यों नहीं पता चलता है दोस्तों? मालूम है, वायुमंडल का प्रेशर हमारे माथे पर, गाल पे, कान पे, नाक पे, आंख पे, पूरे शरीर के स्किन पर पड़ता है, लेकिन हमको पता नहीं लगता है। क्यों? क्या हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं? ना, हमारे शरीर के अंदर जो खून है, जो रक्त है दोस्तों, वो बाहर की तरफ उतना ही दबाव डालता है। उसे रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। वह प्रेशर इस वायुमंडलीय दाब को संतुलित रखता है और हम लोग पता ही नहीं चलने देता है हम लोग को कि ये वायुमंडलीय दाब भी है। आपको पता कब चलेगा वायुमंडलीय दाब के बारे में? जब आप एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाएं, है ना? ऊपर जैसे ही पृथ्वी की सतह से ऊपर और ऊपर और ऊपर उठते चले जाइए दोस्तों, 30-40 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो क्या होगा? जान निकल जाएगी। क्यों? वहां पे वायुमंडल का दाब घट जाएगा और ब्लड प्रेशर उतना ही रहेगा। तो हमारे शरीर की स्किन को छेद करके, फोड़ करके खून बाहर आना शुरू करेगा और हम सांस नहीं ले पाएंगे। हमारा वहीं पे समय पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, वायुमंडलीय दाब के बारे में जिस वैज्ञानिक ने पहली बार लोगों को बताया उसका नाम है टॉरिसेली। टॉरिसेली साहब ने एक माफ करिएगा बेटा, उपकरण बनाया। उस उपकरण का नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडल के दाब को नापता है। कैसे नापा जाता है इसको आइए देख लेते हैं। तो टॉरिसेली साहब ने बैरोमीटर जो बनाया था, उस बैरोमीटर के बारे में बड़े आराम से चलिएगा, कहीं मत जाइएगा दोस्तों। ये देख रहे हैं आप लोग, ये एक बड़ा सा टब ले लिया टॉरिसेली महोदय ने। उस टब में पारा भर दिया, मरकरी। मरकरी एक धातु है जो द्रव अवस्था में होती है और बहुत हैवी होता है दोस्तों। उसका घनत्व पानी के मुकाबले में 13.6 गुना ज्यादा होता है। मतलब एक बाल्टी पानी अगर आप उठा पा रहे हैं और वो 10 किलोग्राम द्रव्यमान का है, एक बाल्टी में पानी रखा है आपने और 10 किलोग्राम पानी रखा है, उसको आप उठा ले रहे हैं आसानी से, लेकिन उतना ही आयतन उसी बाल्टी में पारे का भर दिया जाए, पानी निकाल करके पारा भर दें हम, तो वह 136 किलोग्राम के बराबरी करेगा। 136 किलोग्राम का वजन उठाने में पूरा परिवार शामिल होना पड़ेगा दोस्तों। अकेले तो बड़ा मुश्किल है उठाना, है ना? या तो हम वेटलिफ्टर हों। बहरहाल हम लोग टॉरिसेली के बारे में बात कर रहे थे। टॉरिसेली साहब ने क्या कहा था? टॉरिसेली साहब ने ये कहा था कि इसमें पारा भर लिया जाए। कैसे पारा भर लिया जाए दोस्तों? ऐसे, ये देखिए हमने मरकरी को भर दिया इसमें, ये भर दिया हमने पारा, है ना? पारा को दोस्तों पारद भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब इसमें पारा भर दिया हम लोगों ने। लीजिए, बर्तन हमारा ऐसा है, बर्तन हमारा ऐसा है।
ये पारे की सतह थोड़ा बीच में उठी हुई रहेगी दोस्तों, उत्तल रहेगी बीच में, है ना। अब एक टेस्ट ट्यूब लेकर आया जाए, टेस्ट ट्यूब को परख नली कहते हैं। कैसी परख नली लाई जाए दोस्तों? ऐसी परख नली लाई जाए जिसकी लंबाई 1 मीटर के आसपास हो और एक तरफ से बंद हो, एक तरफ से खुली हुई हो। टेस्ट ट्यूब होती ही ऐसी है, लेकिन लंबाई हमको थोड़ी ज्यादा चाहिए। उस टेस्ट ट्यूब या परख नली के भीतर की हवा निकाल दें आप, उसके अंदर बिल्कुल निर्वात बना दें आप, है ना, वैक्यूम बना दें। तो अगर उसके अंदर वैक्यूम बना दिया आपने, हवा पूरी निकाल ली आपने, और जो मुंह है उसका बंद करके क्या करिएगा इसके भीतर डुबाएं, तो क्या होगा दोस्तों? ये देखिए, ये परख नली आपने डुबा दी। अब नीचे से जो पारा है दोस्तों, ये ऊपर चढ़ना शुरू करेगा और चढ़ते चढ़ते दोस्तों कुछ ऊंचाई तक जाकर के रुक जाएगा। कहाँ तक जाकर के रुक जाएगा दोस्तों? ये जहां पे रुक जाएगा, यहां से नापा जाएगा तो 76 सेंटीमीटर ऊपर जाके रुकता है, 76 सेंटीमीटर की हाइट पे। यही वायुमंडल के दाब को रिप्रेजेंट करता है। आप समझिए, वायु यहां पे डायरेक्ट इसको दबा रही है, लेकिन इसके भीतर क्योंकि हवा नहीं, निर्वात है, वैक्यूम है ना, तो वहां तो दबाने के लिए वायु नहीं है। तो क्या करेगा दोस्तों? ये पारा ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, और पारे का ये जो स्तंभ है, पारे का जो ये खंभा है ना, उस स्तंभ के बारे में अंग्रेजी में कॉलम कहते हैं। उस कॉलम के द्वारा इस वाली जगह पे देखिए, आपको हम ऐसे दिखा रहे हैं, आप समझिएगा। यहाँ पे जहाँ पे ये आप टीका लगा हुआ देख रहे हैं ना, नीले रंग का, ये टीका, इस जगह पे, इस बिंदु पर क्या होने वाला है दोस्तों? इस बिंदु पर इस कॉलम की वजह से जो प्रेशर पड़ेगा दोस्तों, उस प्रेशर के बारे में आपको क्या लग रहा है? जो यहाँ पे वायुमंडल का प्रेशर है, यहाँ पे वायुमंडल का प्रेशर है, उतना ही प्रेशर यह कॉलम यहाँ पे लगा रहा होगा, नीले वाले स्पॉट पर, है ना। तो इस कॉलम की वजह से जो प्रेशर है, उस प्रेशर को नापा कैसे जाएगा दोस्तों? इस वाले फॉर्मूले से, HdG। H क्या है? इसकी हाइट, D क्या है? पारे का घनत्व, और G क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अगर इस कॉलम की वजह से जो प्रेशर है वो वायुमंडल के प्रेशर के बराबर है, तो वायुमंडल के प्रेशर का जहां पे नाम आएगा, हम कह देंगे कि पारे के 76 सेंटीमीटर कॉलम के बराबर का प्रेशर है। 76 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में लिखते हैं तो 760 मिलीमीटर हो जाता है, ठीक है। यही स्टैंडर्ड प्रेशर कहलाता है दोस्तों, मानक दाब। तो मानक दाब समझ गए आप लोग, 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। जब आप यहाँ पे प्रेशर निकालने की कोशिश करेंगे तो H को मीटर में रखिएगा, D को किलोग्राम प्रति घन मीटर में रखिएगा, और G को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में रखिएगा। तो ये पास्कल में निकल के आएगा। किस में आएगा दोस्तों? पास्कल में या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में निकल के आ जाएगा। ये प्रेशर की कहानी हो गई। और ये जो निर्वात है छोटा सा आप देख रहे हैं परख नली में, उसको टॉरिसेली के नाम पर टॉरिसेलियन निर्वात या टॉरिसेलियन वैक्यूम कह के बुलाया जाता है। और यह जो उपकरण आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका नाम है बैरोमीटर, दाब मापी या वायु दाब मापी। वायुमंडल के दाब को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसे वायु दाब मापी कह के बुलाया जाता है। इसी का नाम बैरोमीटर है दोस्तों। किस आदमी ने बनाया? टॉरिसेली महोदय ने बनाया। यहां तक बात समझ में आ गई? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों? 273 केल्विन, 273 के, यह क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और 760 मिलीमीटर क्या है? स्टैंडर्ड प्रेशर। इन दोनों आंकड़ों का, ये जो दो डाटा हैं, इनका इस्तेमाल आपको गैसीय दाब इस चैप्टर में सवाल लगाते समय बार बार करना पड़ता है दोस्तों। यहां तक बात समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं दोस्तों? बॉयल्स लॉ हो गया है। बॉयल्स लॉ के बारे में बात हो गई है। क्या बात हो गई है दोस्तों बॉयल्स लॉ के बारे में? P1V1 बराबर P2V2, P1V1 बराबर P1V1 बराबर P2V2, ये बॉयल लॉ है। और दूसरे साहब है मिस्टर चार्ल्स। चार्ल्स साहब का जो सिद्धांत है उसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है दोस्तों। बात कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स साहब ने क्या कहा था इसको जान लीजिए। तो मिस्टर चार्ल्स ने ये कहा दोस्तों
कि स्थिर दाब पर, दाब को स्थिर कर दिया उन्होंने, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इस लाइन को दोबारा सुने, स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान के गैस का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती या होता है या समानुपाती होता है। तो लिखेंगे कैसे दोस्तों, जो V है वह T के परम ताप के समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने इस सिलेंडर में गैस भर ली है, ऐसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर में आपने क्या किया है, गैस भर दिया, और जब सिलेंडर में आपने गैस भर दिया है दोस्तों, ऐसे 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 देखिए, और नीचे जमीन पे क्या किया है आपने दोस्तों, एक स्प्रिट लैंप का जुगाड़ किया है, और ये स्प्रिट लैंप की वजह से इसको आप गर्म करने लगे। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे मत करिएगा। स्प्रिट लैंप में आपने फ्लेम को ऑन कर दिया है, मतलब बर्नर ऑन है, स्प्रिट लैंप जलने लगा। इसकी ज्वाला से यह सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है उसका तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा दोस्तों तो ये पिस्टन खिसक खिसक के ऊपर जाएगा, आयतन भी बढ़ेगा, और इसको ठंडा कर दिया जाए, अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो आयतन भी कम होने लगेगा। शर्त क्या है कि इसके भीतर जो गैस भरी उसका दाब स्थिर रहना चाहिए। चार्ल्स साहब ने यही कहा था, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। इस समानुपाती चिन्ह को अगर आप हटाएंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा कोई कांस्टेंट, ठीक है। इस कैपिटल टी को उठा के इधर लाएंगे तो V अपॉन टी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और इसको आप चाहें तो V1 अपॉन T1 भी लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, V2 अपॉन T2 लिख सकते हैं बराबर V3 अपॉन T3 लिख सकते हैं, है ना। V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2 बराबर V3 बटे T3 बराबर कांस्टेंट। इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसी से ही आपकी गाड़ी चल जाएगी। क्या हो जाएगा, V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2। इतना अगर आपको याद है तो यही चार्ल्स महोदय का नियम है दोस्तों, और इससे आपको न्यूमेरिकल हल करने में बहुत मदद मिलने वाली है। और आदर्श गैस समीकरण क्या होता है दोस्तों, बॉयल और चार्ल्स दोनों के नियमों की सहायता से निकाला जाता है, PV बराबर nRT, ये ठीक है ना, आदर्श गैस समीकरण। इससे सवाल लग जाएंगे आपके। और ग्राहम साहब का विसरण नियम है, उस पर भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। और डाल्टन साहब का आंशिक दाब का नियम, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं दोस्तों। सवाल कहाँ पे है, ये देखिए, गैसीय नियम, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर 358 नंबर, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर का सवाल है, 14/12/2014 को येलो पेपर का सेट था दोस्तों। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे परम शून्य तापमान कहते हैं दोस्तों। बड़े गौर से समझिएगा, अभी अभी बात हो रही है, चार्ल्स महोदय ने क्या कहा था कि जो आयतन है वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब आयतन को शून्य तो परम ताप को शून्य होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो V समानुपाती होता है T के, यह बात आपने अभी अभी देखी थी। तो अगर दोस्तों आप कह रहे हैं आयतन को शून्य कर दें तो परम ताप भी शून्य होगा, परम ताप शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, परम शून्य तापमान कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा 358 के लिए दोस्तों। अगले सवाल पे आपको लिए चलता हूं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये क्या कहा जा रहा है दोस्तों, 359। बॉयल के नियम के अनुसार क्या है दोस्तों, बॉयल के नियम के अनुसार बड़े गौर से देखिएगा बॉयल साहब ने क्या कहा है। बॉयल साहब कह रहे हैं नियत आयतन पर, बॉयल साहब के सिद्धांत में दोस्तों तापमान स्थिर था, स्थिर ताप पर, तो नियत आयतन वाली बात तो नहीं है। नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब और आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, अर्थात पीवी बराबर कांस्टेंट। यही सत्य है, यही सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, ये बिल्कुल सही उत्तर है।
सवाल नंबर 359 के लिए ऑप्शन नंबर बी, पीवी इक्वल टू होता है कांस्टेंट। ये सटीक उत्तर है दोस्तों, पीवी बराबर कांस्टेंट। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर में पूछा गया दोस्तों 2014 में, रेड पेपर का सेट था ये। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 360, 360। इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों? गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मिस्टर रॉबर्ट बॉयल साहब ने कहा था। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात P1 V1 बराबर P2 V2। तो बॉयल साहब का नियम कहां पे है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर ए, 360 को ऑप्शन नंबर ए लॉक करिए। आरआरबी जेई का सवाल 30/8/2019 को पहली पारी में पूछा गया था दोस्तों। अगले सवाल पे आपको लिए चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 361। कहा जा रहा है दोस्तों 361 में 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म करते हैं जब तक कि इस गैस का आयतन दुगना ना हो जाए। अंतिम तापमान क्या होगा? क्या बात है, आपको अंतिम तापमान बताना है। क्या क्या चीजें दी हुई हैं? आरआरबी जेई का सवाल है 2014 में दोस्तों, 14 दिसंबर 2014 को लाल रंग के पेपर का सवाल था ये, सेट नंबर 2। कैसे हल किया जाएगा? ऐसे, सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो करना चाहिए कि 27 डिग्री सेल्सियस ये आपको दिया हुआ है दोस्तों टेम्परेचर नंबर 1 T1। लेकिन अभी अभी हमने आपसे ये बात कही थी कि टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में ना रखेंगे, आप केल्विन में रखेंगे दोस्तों, है ना, परम ताप। तो केल्विन में अगर आप रख रहे हैं तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे दोस्तों? 27 में 273 को जोड़ दिया जाएगा। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 300 केल्विन। ये आपका T1 कहलाएगा, ठीक। और T2 पूछ लिया गया है, अंतिम तापमान T2 बराबर पूछा गया है। और क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों? दाब नियत है, प्रेशर के बारे में कह दिया गया। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। ये किसके नियम की बात हो रही है? स्थिर दाब पर। दाब स्थिर होता है तो मिस्टर चार्ल्स का नियम काम करता है। चार्ल्स महोदय क्या कहते हैं? नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो क्या करेंगे दोस्तों? परम ताप के समानुपाती होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। तब तक गर्म किया था जब तक कि इस गैस का आयतन दुगुना ना हो जाए। तो V1 को आप लिखिएगा V और V2 को लिख लीजिएगा 2V। V1 को V लिख लीजिए और V2 को 2V लिख लीजिए। सवाल के लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों? V1/T1 बराबर V2/T2। यही बात है, बिल्कुल यही बात है। कैसे हल किया जाए? जहां V1 लिखा है वहां पे लिख लीजिएगा आप V। क्या लिख लीजिएगा? ये लिख लिया V। और जहां V2 लिखा है वहां पे क्या करिएगा दोस्तों? 2V लिख लीजिएगा। क्यों लिख लेंगे भाई 2V? इसलिए लिख लीजिएगा 2V क्योंकि आयतन दुगुना किया जा रहा है। जहां T1 लिखा है दोस्तों, T1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? T1 की जगह पे लिख लीजिएगा 300। लिख लिया 300। T2 हमको पता करना है, T2 हमको पता करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या होने वाला है? देखिए, एक V से एक V कट जाएगा, 2 का 300 में गुणा करेंगे तो T2 बराबर 600 केल्विन। ये आ गया दोस्तों। इस 600 केल्विन को आप बदलने वाले हैं, किस में बदलने वाले हैं? डिग्री सेल्सियस में। तो 600 में से 273 को घटा दीजिए। चलिए घटाया 10 में से 3 गए 7, 9 में से 7 गए 2 और 5 में से 2 गए 327 डिग्री सेल्सियस। ये सही उत्तर है दोस्तों, 327 डिग्री सेल्सियस। कहां पे है 327 डिग्री सेल्सियस? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। सवाल नंबर 361 के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। घबराइएगा नहीं, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। सवाल नंबर 361 के बाद हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों सवाल नंबर 362। क्या है दोस्तों 362? आपके सामने स्क्रीन पर अभिलाक्षणिक गैस समीकरण, इसी को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। पीवी बराबर एनआरटी किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है?
किस गैस के लिए? एक परमाणु गैस, दो परमाणु गैस, वास्तविक गैस, आदर्श गैस। 362 नंबर के लिए दोस्तों, सवाल नंबर 362 के लिए क्या करिएगा? अभी अभी हमने आपसे यह बात कही थी कि गैसीय नियम में जो नियम होते हैं दोस्तों, चाहे वो बॉयल साहब का नियम हो, या चार्ल्स का नियम हो, या आदर्श गैस समीकरण हो, या डाल्टन साहब का आंशिक दाब का नियम हो, या फिर ग्राहम का विसरण नियम हो, ये नियम, पांचों नियम आदर्श गैस के ऊपर लागू होते हैं दोस्तों। आदर्श गैस कहां पे? ऑप्शन में ये रहा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। आरआरबी का सीनियर सेक्शन इंजीनियर का सवाल दोस्तों 21/12/2014 को सेट नंबर 7 येलो पेपर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दुगुना न हो जाए। दोस्तों वही सवाल फिर से रिपीट हुआ है। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी कि T1 दिया हुआ है। 27 डिग्री सेल्सियस को क्या करिएगा? 27 में 273 जोड़ दीजिए, 300 केल्विन, ये क्या हो जाएगा? T1। T2 के बारे में पूछा गया है, ठीक? तब तक गर्म किया जाता है। कब तक गर्म किया जाता है? T2 बराबर क्वेश्चन मार्क। और क्या कहा जा रहा है? इस गैस का आयतन दुगुना ना हो जाए, मतलब V1 बराबर है V और V2 बराबर क्या है? V का दुगुना। ये लीजिए, क्या किया जाएगा दोस्तों? बड़े गौर से देखिएगा। V1 बटे के नीचे T1 बराबर V2 बटे के नीचे T2। ये है चार्ल्स महोदय का नियम। जहां V1 लिखा हुआ है दोस्तों, वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? V लिख दीजिएगा। और जहां V2 लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख देंगे दोस्तों? ट्वाइस ऑफ V। ये। और जहां T1 लिखा है दोस्तों, वहां पे क्या लिख देंगे हम लोग? T1 के जगह पे लिख दीजिएगा 300 केल्विन। और जहां T2 हम T2 रहने दीजिए। इसको हल करेंगे, V से V कटेगा दोस्तों, T2 बराबर क्या मिलेगा हमको? 600 केल्विन। 600 केल्विन को कैसे हल करिएगा? 600 में से 273 घटा दीजिए, 327 डिग्री सेल्सियस आएगा। कहां पे है 327 डिग्री सेल्सियस? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है। 363 के लिए ऑप्शन नंबर सी। आरआरबी का सीनियर सेक्शन इंजीनियर का सवाल है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और वो रहा ये, निम्न में से कौन सा गैसीय नियम से संबंधित नहीं है? कौन सा नियम गैस से ताल्लुक नहीं रखता है दोस्तों? बॉयल का नियम रखता है, अवोगाड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम, जूल्स लॉ। दोस्तों जूल साहब का जो नियम है दोस्तों, ये ऊष्मा से संबंधित है। इसको अंग्रेजी में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कह के बुलाते हैं। इसका मतलब ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, जब किसी तार को, किसी कंडक्टर को, किसी वायर को देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो गर्म हो जाएगा। यही सिद्धांत है जूल साहब का, है ना? जब किसी कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है थोड़ी देर के लिए तो वह तार गर्म हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ऊष्मा में रूपांतरण हो जाता है। उसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं दोस्तों। तो हमारा जो सवाल है कि कौन सा है जो गैसों से ताल्लुक नहीं रखता है, तो अवोगाड्रो जो है दोस्तों गैसों से रिलेट करते हैं, चार्ल्स साहब गैस से रिलेट करते हैं, बॉयल साहब भी करते हैं, जूल साहब नहीं करते। सवाल नंबर 364 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें। ग्रुप डी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। 365, निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा? अगरबत्ती का धुआं दोस्तों विसरित होता है। विसरित मतलब अंग्रेजी में डिफ्यूज होना कहते हैं। जैसे अगरबत्ती आपने जला करके रख दी कमरे में तो उसकी खुशबू पड़ोसी के कमरे तक पहुंचती है ना? आपके साथ साथ पड़ोसियों का भी घर महकाए, वातावरण को रखे तरोताजा, अगरबत्ती माजा। ये नाम सुना है आपने कभी? ये विज्ञापन रेडियो पे कभी कभी बजा करता था दोस्तों, अगर आप रेडियो सुनने के शौकीन होंगे। हालांकि जब आपकी रेडियो सुनने की उम्र आई तब तक तो रेडियो ही चला गया, क्या किया जाए। बहरहाल अगला सवाल दोस्तों ये है, कहा जा रहा है निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा? अगरबत्ती का धुआं ये तो होता है, इत्र की वाष्प होती है, धुआं भी होता है, मेथी का पाउडर ये विसरित नहीं होता दोस्तों। मेथी का पाउडर तो आपके किचन में मसालदानी में रखा हुआ है, डिब्बे में रखा हुआ है, वो बेचारा कहाँ विसरित होकर के जाएगा, है ना? तो मेथी का पाउडर जहां है वो वहीं रहेगा, वो डिफ्यूज नहीं होगा, विसरित नहीं होगा। लेकिन जो दोस्तों धुआं है, जो इत्र है, जो और जो अगरबत्ती का धुआं है, ये लोग क्या करेंगे? दूसरे के कमरे में पहुंच जाते हैं और बता देते हैं कि आपके यहाँ से ये खुशबू पहुंच रही है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है?
गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है? बिल्कुल नहीं करती है दोस्तों। सवाल नंबर 366, आराम से देखिएगा 366 को, क्या कहा जा रहा है विसरण के बारे में दोस्तों। विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। हाँ, विसरण के गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, बिल्कुल सत्य है। विसरण केवल तभी संभव जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हों। सवाल नंबर 366 के लिए बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या चीज सही नहीं है? तो नीचे के तीनों बातें तो सही हैं दोस्तों, जो गलत है वो ये है ऑप्शन नंबर पहला, इसी को लॉक करिएगा। सवाल नंबर 366 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करें, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल। आगे दोस्तों आपके सामने गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह्य बनाता है? विसरण, संपीड्यता, आकार, आयतन। 367 के लिए दोस्तों सुवाह्य, संपीड्यता मतलब होता है गैसों को कितना आप दबा सकते हैं, है ना। जब गैसों को आप दबाते हैं दोस्तों तो गैसों का प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो कौन सी घटना घटेगी दोस्तों? आप कहेंगे कि हमने गैस को कंप्रेस किया है। क्या किया है? गैस को कंप्रेस किया है। जैसे ये आपके पास क्या है, एक पिस्टन है, ऐसे पिस्टन बना दिया आपने, यहाँ पे गैस भरी हुई है। अब जब गैस भरी हुई है दोस्तों और यहाँ पे आपने पिस्टन लगा लिया ऐसे, इससे आप क्या करते हैं, गैस को प्रेशराइज करते हैं, दबाव डालते हैं। दबाव डालेंगे तो क्या होगा, इसका आयतन घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा दोस्तों तो इसका मतलब कि गैस प्रेशर ले सकती है। इसको संपीड्य कहते हैं, अंग्रेजी में कंप्रेसिबल कहा जाता है दोस्तों। तो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो, या संपीड्यता है, वही वह गुण है जो इनको सुवाह्य बनाता है। अगर थोड़ा सा इसमें कहीं पे छेद हो जाए इस बर्तन में ऐसे लीजिए, तो ये पूरी की पूरी गैस क्या होगी, बाहर जाकर के विसरित होगी दोस्तों, है ना, बाहर जाकर के बह जाएगी। तो बाहर निकलने का जो गुण है वो क्या है, सुवाह्य। सुवाह्य बनाने का काम कौन करेगा, प्रेशर। मतलब गैस में अगर कंप्रेसिबिलिटी का गुण है, संपीड्यता का गुण है, तब ये वाली प्रॉपर्टी मिलेगी दोस्तों। सवाल नंबर 367 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 368। क्या कहा जा रहा है, डाल्टन साहब का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम 368 के लिए क्या करना है दोस्तों? 368 के लिए बड़े गौर से देखिएगा। CO प्लस H2 NO प्लस O2 H2 प्लस Cl2 HN3 प्लस HCl। तो इस सवाल को हल किया जाए इससे पहले आपसे कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों। बातें बहुत जरूरी हैं, है ना। आपसे जब बात करते हैं तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। लेकिन ये जो हमारी आपकी बातचीत हो रही है दोस्तों, हम तो बात कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात हमसे कैसे कहेंगे, है ना। कमेंट बॉक्स है, वहां जाइए, अपनी बात रखिए, हम सुन लेंगे। बिल्कुल सुनते हैं दोस्तों। आप ये मत सोचिए कि आपके कमेंट पढ़े नहीं जा रहे हैं, पढ़ता हूं, निरंतर पढ़ता हूं दोस्तों। तो कहां तक बात पहुंची थी हमारे आपके बीच में, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन साहब अपने आंशिक दाब के नियम में क्या कहते हैं? कहते हैं कि किसी बर्तन में, किसी सिलेंडर में 2 या 2 से अधिक गैसें भरी हुई हों, और 2 या 2 से अधिक गैसें कौन सी, ऐसी गैसें भरी हुई हों जो आपस में रिएक्ट ना करें। इस बात का खास तौर पे आपको ख्याल रखना है। किन गैसों के बारे में डाल्टन साहब ने ये आंशिक दाब का नियम प्रस्तुत किया है दोस्तों? ऐसी गैसें जो आपस में अभिक्रिया नहीं करती हों, उनको जब आपस में रख दिया जाएगा, मान लीजिए कि आपने ऐसे एक और बर्तन ले लिया है, ले लिया भैया, ये लीजिए दूसरा बर्तन ले लिया आपने, ये लीजिए तीसरा भी बर्तन ले लिया आपने, बर्तन ही बर्तन है आपके पास, बहुत बर्तन है। यहाँ पे गैस A है और यहाँ पे गैस B है। इस गैस को आपने ऐसे भर दिया दोस्तों, ठीक। इस गैस का इस बर्तन की दीवारों पर जो दाब है, जो प्रेशर है, वो मान लीजिए कि P1 है, और गैस B यहाँ पे भरी हुई है, इनका जो इस बर्तन की दीवारों पर दाब है वो है P2। अब आपका मन करता है कि इनको और इनको एक ही बर्तन में भर दिया जाए, 2 अलग अलग बर्तन में ना रखें। तो जब गैस A और गैस B दोनों को एक ही बर्तन में भरेंगे, और गैस लीक नहीं होने देना है, जितना गैस है उतना पूरा का पूरा आपको भरना है।
ठीक। और आयतन भी जितना है उतना ही निश्चित रखिए, मतलब इसका आयतन अगर 1 लीटर था, इसका 1 लीटर था, तो 1 लीटर में अब दोनों समा जाएं, इसका आपको बंदोबस्त करना है। तो जब ए और बी दोनों गैसों को इसी में भर देंगे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि अब 1 लीटर में ये गैस ए थी, 1 लीटर में गैस बी थी, यहाँ 1 लीटर में ए और बी दोनों हैं। तो ए और बी जब दोनों हो जाएंगे दोस्तों, तो इसकी दीवार पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो डाल्टन साहब ने कहा था कि अगर गैस ए और गैस बी दोनों आपस में अभिक्रिया नहीं करने वाली गैसें हैं, तो यहाँ पे जो नेट प्रेशर होगा, इसकी दीवारों पर जो तुल्य दाब होगा, इक्विवेलेंट प्रेशर होगा, वो P1 और P2 के बराबर होगा। यानी कि जो P है वो P1 प्लस P2 के बराबर होता है। अगर तीसरी गैस होती उसको भी भर लेते तो P3 लिख देते, चौथी होती तो ऐसे करते चले जाते हैं ना। तो जो कुल दाब है दोस्तों, वो गैसों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होगा। यही डाल्टन साहब का कहना है। इसे कहते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों। अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कहा जा रहा है? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पे लागू होता है? तो दोस्तों NO प्लस O2 ये आपस में अभिक्रिया करती हैं। H2 प्लस Cl2 दौड़ दौड़ के अभिक्रिया करती हैं दोस्तों। HN3 प्लस HCl यह भी अभिक्रिया करती है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है दोस्तों, ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, और जब नहीं करेंगी दोस्तों तो इस पे आंशिक दाब का नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 369। गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों? क्या बात है, क्या बात है। सवाल नंबर 369 को गौर से देखिए। गैस की मात्रा, मात्रा मतलब क्या होता है? आयतन। किसके व्युत्क्रमानुपाती? दाब के। मतलब दाब बढ़ा दीजिए तो आयतन घट जाएगा, है ना, और दाब को कम कर दें तो आयतन बढ़ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। आप ऐसे समझिए, डरने की कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये आपने क्या किया है दोस्तों? पिस्टन बना दिया और इस सिलेंडर में गैस भर दी गई है, और यहां पे आपने 1 किलो का बाट रख दिया। इसका आयतन V है। 2 किलो का बाट रखेंगे, आयतन कम हो जाएगा। मतलब प्रेशर बढ़ाने से आयतन घटता है। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। तो गैस की मात्रा, मात्रा मतलब आयतन से है यहाँ पे, है ना। मात्रा मतलब द्रव्यमान मत समझिएगा। द्रव्यमान तो निश्चित है, निश्चित द्रव्यमान का आयतन है। तो यहाँ आयतन की बात हो रही है। गैस का आयतन क्या होता है? दाब के व्युत्क्रमानुपाती आयतन। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा दोस्तों। समय के नहीं होता, घनत्व के नहीं होता, द्रव्यमान के नहीं होता है। 369 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। अगला सवाल आपके सामने 370 दोस्तों। 370 एक आइडियल गैस का 4 ग्राम 54.6 केल्विन और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 5.6 मीटर क्यूबिक का परिमाण प्राप्त करता है। उसका आणविक भार कितना होगा? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों, आराम से देखिएगा। आदर्श गैस के लिए यहां पे लिखा है ना, एक आइडियल गैस का 4 ग्राम 54.6 केल्विन और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब 2 पर 5.6 घन मीटर का परिमाण आयतन दिया हुआ है, प्राप्त करता है। उसका आणविक भार या अणु भार क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों, आदर्श गैस समीकरण से हल होने वाला है। PV बराबर होता है nRT। PV बराबर क्या होता है दोस्तों? nRT। आराम से देखिए, हमें क्या निकालने की दरकार है? हमें करना है दोस्तों n बराबर क्या हो जाएगा? PV में RT से भाग दे दीजिए, दे दिया जाएगा। P मतलब प्रेशर, क्या कहा जा रहा है? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोस्तों 2 लिख दिया जाए, और 5.6 घन मीटर की बात हो रही है। 5.6 घन मीटर की बात हो रही है। तो क्या करिएगा दोस्तों? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 5.6 घन मीटर बटे की लाइन के नीचे R। R मतलब होता है दोस्तों गैस नियतांक। क्या करिएगा? 0.82 और T की वैल्यू लिखनी है 54.6 केल्विन। 54.6 आराम से लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये है 54.6। अब दोस्तों ये जो लिख लिया गया है इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? देखिए 0.82 का दशमलव आप हटाइएगा तो यहाँ पर 560
हो जाएगा 2 गुणे 560 अपॉन, यहाँ पे लिख लीजिएगा 82 इंटू 54.6। ठीक है, इसको 2 को 82 से काटेंगे नीचे 41 हो जाएगा दोस्तों ना। फिर 41 से भाग दीजिए, जो आएगा उसमें 54 का भाग दीजिए, तो आपको जो मिलेगा दोस्तों वो क्या मिलेगा, 15.9 के आसपास। इसको लगभग में 16 मानेंगे अप्रॉक्सीमेशन में। 16 कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए, यही सही उत्तर है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 12 दिसंबर 2018 को। तीसरी पारी में पूछा गया था दोस्तों। 370 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 371। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। ये तो सवाल आसान है, ये आसान सवाल है दोस्तों। स्थिर ताप, बार बार ये बात हो रही है, जब टेम्परेचर को स्थिर कर देते हैं तो क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। यानी कि जो V है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। ये मिस्टर बॉयल साहब का नियम है दोस्तों। बॉयल के नियम अनुसार ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल दोस्तों 28/12/2020 को पूछा गया था ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने अगले वीडियो में दोस्तों, अगला सवाल अगले वीडियो में आएगा और यकीनन आएगा, आप घबराइएगा नहीं। आपके सामने हम अगले वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अभी अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को आज्ञा दीजिए दोस्तों। लेकिन हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और आपके कमेंट का, आपकी प्रतिक्रिया का हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सुबह से शाम होते होते कई बार हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई नाराज़गी है तो उसे भी लिख सकते हैं, कोई सुझाव है उसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। हम उसको अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरा किया जाए। अब इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की ओर से संतोष कुमार शर्मा आपसे अनुमति लेता है। नमस्कार।